सो ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है फॉर नेक्स्ट 60 डेज, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंसिस्टेंसी रखोगे तो रिजल्ट्स भी आपको शो होंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब? आई होप पढ़ाई तो स्टार्ट कर ही दी होगी अभी तक, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जैसे जैसे एग्जाम टाइम पास आ रहा है आपका कन्फ्यूजन बढ़ रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो हर एक बच्चे के मन में अभी इस टाइम चल रहा होगा, मतलब 100% मैं श्योरिटी दे सकती हूँ कि जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं या जिस पेस से हम पढ़ाई कर रहे हैं डेली बेसिस पे, क्या वो सही ट्रैक है ना? ये चल रहा है। सो डू नॉट वरी, हियर आई एम टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट दैट हेल्प्स यू टू क्लियर योर सीएस एग्जाम्स, ठीक है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और आपका लाइक कमेंट ही मुझे मोटिवेट करता है, जैसे मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ, ठीक है। सो हम और डिले नहीं करेंगे बातचीत में, हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी फॉर 60 डेज। सबसे पहले तो बेटा ये समझो कि आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो है 2 to 5, मतलब आफ्टरनून है। तो आपको ना अभी से यानी कल से आपको अपनी जो बॉडी साइकिल है वो वैसे ही बनानी पड़ेगी, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में दिक्कत ना हो, ठीक है। स्लीपिंग पैटर्न, आपके खाने का रूटीन, आपको सब कुछ वैसे रखना है कि ताकि आपको एटलीस्ट 2 to 5 के बीच में ना तो नींद आए, ना स्लीपी जैसा हो, ना डिजीनेस हो, कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप फुली एक्टिव हो। और वो रूटीन में कैसे आएगा? जब आप इसको कल से ही प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि बॉडी टेक्स टाइम ना। बॉडी का एक जो क्लॉक है वो यूज़ टू होने में टाइम लगेगा, अगर आपकी क्लॉक इस तरीके की है तो, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो ये चीज़ कि आपको अपनी बॉडी क्लॉक को ठीक करना है, ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। सेकंड थिंग, अब कोई भी स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट के लिए ये वीडियो एप्लीकेबल है। चाहे आप अपने क्लासेस ले रहे हो, चाहे आप अपने रिवीजन मोड में चल रहे हो, चाहे आप अपना अभी आपने पढ़ाई ही स्टार्ट नहीं करी है, ठीक है। हर एक स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है। जस्ट स्टिक टू दिस स्ट्रैटेजी एंड अगर ऑनेस्टी के साथ किया ना 60 डेज, तो मैं गारंटी दे रही हूँ आपके एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 की, ठीक है। ग्रुप 1 में आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रही हूँ ना, ये 15 डेज़ की है, मतलब 4 साइकिल्स हैं 15 डेज़ के। कल से आप शुरू कर दोगे, दैट इज़ 2 अप्रैल, और 14 तक जाओगे। 14 तक जो फर्स्ट ये 2 वीक्स हैं आपके 15 डेज़, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको 2 सब्जेक्ट्स लेके चलने हैं, 1 जीआईजीएल एंड सेकंड सीएफएम, ठीक है। ग्रुप 1 जीआईजीएल में जो भी चैप्टर्स आपको लगते हैं ना, पहले तो उनको सेग्रीगेट करो, और जो भी चैप्टर्स आपको लगते हैं कि यार ये तो बहुत टफ है, इनमें दिमाग ख़राब होने वाला है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट भी हैं, तो उनको पहले ले लो। क्योंकि अभी क्या है ना, अभी आप रिलैक्स्ड मोड में हो, ठीक है, आपको इतनी टेंशन नहीं है, तो आप अपने कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक्स जो आपको लगते हैं उनको चलोगे ना स्टेप बाय स्टेप लेके, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। और क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ हमें चलना है। हो सकता है कि आपको कहीं दिक्कत आए, कुछ आए, उनके समरी नोट्स बनाओ। समरी नोट्स बना बना कर, मतलब ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि बहुत टाइम लगे, स्मार्ट नोट्स जिन्हें कहते हैं, जिसमें कि आप अपने की वर्ड्स को इंक्लूड करो। और ये देखो कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको अपने वर्ड्स में समराइज़ करो, क्योंकि अल्टीमेटली आप वही रिकॉल करके लिखने वाले हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है, समझ आया? तो फर्स्ट 2 वीक्स में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेके चलना है? जीआईजीएल एंड सीएफएम, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आपके 2 वीक्स होंगे, उसमें आपको रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है वो कंपनी लॉ एंड एसबीआईएल, ठीक है। अब कंपनी लॉ और एसबीआईएल में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड हैं, दोनों में आप कंपनीज एक्ट पढ़ते हो 90%, मतलब कंपनीज एक्ट तो है ही, साथ में एसबीआईएल में भी आप 90% कंपनी लॉ पढ़ते हो, ठीक है। और जो स्पेसिफिकली उसका पार्ट ए है वो, तो आपका ना रिविजन टुगेदर हो जाएगा, इसलिए हमेशा कंपनी लॉ एसबीआईएल को साथ ही में लेके चलो, ठीक है। कंपनी लॉ के तो मैं ऑडियो रिविजन नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डेली बेसिस पे डाल रही हूँ, और आज 21 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं उसके। तो अभी तक अगर आपने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो गया, मतलब फर्स्ट 30 डेज यू हैव कंप्लीटेड बाय नाउ, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपना दूसरे सब्जेक्ट की, जो दूसरे साइकिल की 30 डेज़ की, जिसमें कि हमें रिवीजन के साथ साथ अपनी राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, ठीक है। एंड हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़,
जो मैंने आपको 30 डेज़ का शेड्यूल दिया है, उसमें आपको अपना 90% कवरेज करनी है। डेली बेसिस पे पढ़ना है, इस तरीके से प्लान करना है कि आप पूरे 30 डेज़ में अपना ग्रुप 1 का 90% सिलेबस कंप्लीट कर लो, ठीक है? रिमेनिंग इन मंथ ऑफ मे विद आपका राइटिंग प्रैक्टिस। समझ आ रहा है? राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट, वो आपको करके जाना ही जाना है। ये एक आपको प्रैक्टिस तो होती ही है, जो आपको हेल्प करेगी एग्ज़ाम्स में, प्लस आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, येस यू कैन डू इट, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पर एक चीज़ है, अगर आपको मॉक टेस्ट खुद नहीं लिए जा रहे या खुद आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एनरोल करा सकते हो हमारे साथ। हम आपको इवैल्यूएट करके, चेक करके विद फीडबैक हम आपको देते हैं जो भी ग्रुप या जो भी पेपर का आपने मॉक टेस्ट लिया है। जब भी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, यू कैन टेल अस कि मैम हमारा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, आप मॉक टेस्ट ले लो। मॉक टेस्ट आपको मेल किया जाएगा और फिर आप आंसर्स लिख के हमें पीडीएफ फॉर्म में दोबारा मेल करोगे। तो उससे होगा क्या, हम आपको विदिन 3 टू 4 डेज़, जो भी आपका साइकिल चल रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत हैं, तो हम आपको चेक करके वापस देंगे। इससे आपको अपना गलतियाँ, अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगी, जो आप फाइनल एग्जाम्स में नहीं करोगे, ठीक है? तो इफ़ एनी स्टूडेंट वांट मॉक टेस्ट, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से एनरोल कर सकते हो, ठीक है? ये आपको फेज़ समझ में आया? ये ग्रुप 1 के लिए मैंने आपको बताया था। ग्रुप 2 के लिए भी सेम है। फर्स्ट आपको क्या लेके चलना है? फर्स्ट आपको अपना जो सिक्योरिटीज़ लॉ वाला पेपर है वो, और उसके साथ टैक्स लेके चलना है, ठीक है? एंड दूसरे उसमें जब आप नेक्स्ट उसमें आओगे, तो 50% ऑफ टैक्स एंड आपका जो थर्ड रिमेनिंग सब्जेक्ट है ईबीसीएल, ईबीआईएल, क्योंकि एक्चुअली इनके सब्जेक्ट्स के नेम चेंज हो गए हैं, तो ईबीसीएल वाला जो आपका पेपर है इकोनॉमिक वाला, वो आप कर सकते हो, ठीक है? इस तरीके से आपको अपना जो पूरा पैटर्न है वो फॉलो रखना है, ठीक है? इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट इज़ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, तो आप कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है क्लासेस ले ली हो गया, नहीं, क्लासेस पे कम फोकस, अपने रिवीजन पे ज़्यादा फोकस, ठीक है? और जिन बच्चों की क्लासेस भी चल रही है ना, वो प्लीज़ शेड्यूल अपना इस तरीके से बनाएं कि एटलीस्ट क्लासेस के बाद जो भी वो पढ़ रहे हैं, या तो वही रिवाइज करें, या शुरू से जो उनका हो चुका है उसको रिवाइज करें, ठीक है? वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, और इसमें कोई स्टैंडर्ड चीज़ नहीं है, बिकॉज ये कस्टमाइज बेसिस पे है, ठीक है? तो इस तरीके से आपकी 2 मंथ की स्ट्रैटेजी रहने वाली है, ठीक है? ये आपको कंसिस्टेंट होकर फॉलो करनी है फॉर नेक्स्ट 60 डेज़। पक्का रिजल्ट्स आएंगे, ट्रस्ट मी, रिजल्ट्स आएंगे अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे और अपने साथ ऑनेस्ट रहोगे, ठीक है? और अगर आपको इस तरीके से सुन के समझ में नहीं आया है, तो डोंट वरी, इसका एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट 2 मंथ स्ट्रैटेजी के नाम से मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से भी आप लेकर उसको देखकर समझकर फॉलो कर सकते हो। कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट।